Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेटा वन शॉट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ऑलरेडी हम अपने फर्स्ट और सेकंड मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को वन शॉट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन आप सब जानते हैं. एक आम आदमी से अगर हम पूछेंगे ना बेटा तो हेल्थ के लिए वो बोलेगा जिसको कोई डिजीज नहीं है दैट इज हेल्दी. बट एज अ बायो स्टूडेंट हमें पता है कि हेल्थ का मतलब होता है नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्थ के अंदर क्या आएगा? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल बिहेवियर, हर तरह से जो वेलबींग है दैट इज इंक्लूडेड इन हेल्थ. बट आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम करने वाले हैं बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग समझते हैं बेटा. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या चीज है? ठीक है, तो हम ये बोलेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें डेफिनेशन दी है हेल्थ की उसके अकॉर्डिंग देखो क्या है. इट्स अ टोटल वेल बीइंग, हर तरह से वेलबींग है इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ. कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर. दैट इज फिजिकल. फिजिकल से मतलब क्या लेते हैं? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो उनकी स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई भी एबनॉर्मैलिटी, कोई भी डिजीज, कोई भी किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इमोशनल लेवल पर अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें दैट चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अ पर्सन शुड बी हेल्दी एट द इमोशनल लेवल. ठीक है, उसको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द चेंजेस रिलेटेड विद दिस रिप्रोडक्शन वाली एज के अंदर. जब एक जो बेबी है अडल्ट एज से मतलब एंटर करता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, तब उसके अंदर बेटा कुछ चेंजेस आते हैं. जैसे कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं. तो उस टाइम पे बहुत सारी मतलब जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो अडल्ट्स ऐसे होते हैं वो थोड़ा सा इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो इमोशनल लेवल पर भी एक मैच्योरिटी, एक वेलबींग की फीलिंग होनी चाहिए. ठीक है, उनके बिहेवियर के अंदर भी और इवन उनका जो सोशल बिहेवियर है वो भी उनका हेल्दी होना चाहिए. बिहेवियर का मतलब ये है कि दे शुड नो अबाउट हाउ टू बिहेव विद अदर्स, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, अपोजिट जेंडर के साथ या हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उन सब से रिलेटेड उनके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए एज वेल एज सोशल लेवल पर भी. तो ये बनती है बेटा हमारे लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी हुई डेफिनेशन. हम क्या बोलेंगे? फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, बिहेवियरल लेवल पे, सोशल लेवल पे, एज वेल एज मैं इसके अंदर लिखूंगी मेंटल लेवल पर भी क्या होनी चाहिए? टोटल वेलबींग. दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो बेटा हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? हम क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मतलब हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं दैट अ पर्सन शुड बी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए. ठीक है, तो हमें ना बेटा सबसे पहले ये समझनी होगी कि हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमें उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए. ठीक है, देखो फैमिली प्लानिंग का आपके सामने पिक्चर लगा हुआ है. क्यों हमें फैमिली प्लानिंग की बातें करनी पड़ रही है? बिकॉज पॉपुलेशन जो है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो है ही है, इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो रही है बेटा? बढ़ती जा रही है. अब बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हम समझ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बढ़ती पॉपुलेशन अपने साथ कुछ भी ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है. किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन किसी भी तरह से सही नहीं है. इकोनॉमी अगर बड़े लेवल पे ना, एक छोटी सी मतलब लेवल पे भी सोचे, एक फैमिली जिसके अंदर हम दो हमारे दो, अगर ये वाला सीन है तो इन दोनों बच्चों को जो पेरेंट्स हैं वो अच्छी खासी परवरिश दे सकते हैं बजाय बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चों को. ठीक है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं
तो इन सब प्रॉब्लम्स, बढ़ती हुई पॉपुलेशन का जो इफ़ेक्ट्स है, उनसे लड़ने के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने सबसे पहले स्टेप उठाए और उन्होंने इनिशिएट किया बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स, दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। याद रखना है ये सन दैट इज 1951 के अंदर इंडिया ने फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स जो है, फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट किए। और अगर हम वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज की बात करें, दे आर इन द ऑपरेशन। अभी हम मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं किसके अंडर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, टू टेक केयर ऑफ दिस बढ़ती हुई पॉपुलेशन और लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी हैव, आवर इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सो मेनी प्रोग्राम्स। ठीक है, ओके। ऐसे प्रोग्राम, क्या पर्पस होता है बेटा ऐसे प्रोग्राम्स का? देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, सबसे पहली चीज अवेयरनेस देते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। जितने भी बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सेक्स एजुकेशन किस एज में देनी चाहिए, बच्चे को क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए बच्चे को, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अपने अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, एडुकेट करना बेटा लोगों को कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, बच्चे एक या दो और उन बच्चों के बीच में प्रॉपर गैप, दैट इज बर्थ कंट्रोल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रेग्नेंट मदर को केयर प्रोवाइड करना और बेबी के बर्थ के बाद पोस्ट नेटल, मतलब बेबी के बर्थ के बाद भी मदर को केयर देना और चाइल्ड को इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग समझाना कि क्यों बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना मेल और फीमेल चाइल्ड को, ऐसा नहीं कि गर्ल है तो हम इनको कम अपॉर्चुनिटीज देंगे, मेल है तो उनको ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो सब इन बातों के बारे में डील करते हैं। राइट, ओके। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हमें बताए लोगों को बेटा अवेयर करवाना पड़ेगा कि अगर पॉपुलेशन ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रही, पॉपुलेशन का विस्फोट होता गया, तो क्या क्या इसके दुष्परिणाम, बुरे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज। ठीक है, सेक्स अब्यूज का मतलब जो रेप वाले केसेस हो रहे हैं, हमें इनके ऊपर भी रोक लगानी पड़ेगी और सेक्स रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं उनके ऊपर भी हमें एक चेक रखना पड़ेगा। तो ये सारी जो बातें हैं हम करते हैं RCH प्रोग्राम्स के अंदर। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती रहती है सिर्फ लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, दैट इज सेक्स एजुकेशन। ओके, आगे आ जाओ। अब देखो एम क्या है, नीड क्या है, क्यों सेक्स एजुकेशन हमें स्कूल्स में बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव लर्नड चैप्टर रिप्रोडक्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर 8th क्लास, है ना। 8th क्लास से आपके स्कूल में ये आपको समझाया जाना शुरू हो जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किस तरह से जो बेबीज़ का बर्थ है 10th क्लास के अंदर भी आप समझते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में समझते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या एम है बेटा इनका एम है राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को, बिकॉज अति कचरा ज्ञान, रॉन्ग ज्ञान, गलत नॉलेज देने के लिए तो बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सही मायने में जो हमें एजुकेशन मिलती है दैट इज़ फ्रॉम आवर बुक्स, फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम आवर टीचर्स। ठीक है, ओके। जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो भी लोगों के मन में मिसकंसेप्शंस हैं सेक्स को रिलेटेड, जो भी ऐसी मिथ्स चल रहे हैं, हम उनको दूर कर सकते हैं। जब एक बच्चे को साइंटिफिकली पता है ना कि व्हाट बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज, इसीलिए हमने क्या किया बेटा, पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा, फिर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद दोनों को समझने के बाद आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल
मेल है चाहे फीमेल है, प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, सबके अंदर क्या चल रहा है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गई। एंड वी नो दिस रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ। बट उससे रिलेटेड हमें ये नहीं है कि अगर हम लिविंग बींग्स के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, स्पेशली ह्यूमंस के पास अगर एबिलिटी है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की, तो उसकी वजह से हमें होने वाले पॉपुलेशन का एक साइज जो है मेंटेन रखना पड़ेगा, बढ़ने से रोकना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बच्चों के मन में ना जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अपने शरीर को लेकर। तो अब अगर वो उन क्वेश्चंस के आंसर कहीं किसी गलत जगह से लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा बेटा, कचरा भर जाएगा दिमाग में। तो हमें क्या करना है, सेक्स एजुकेशन के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू हमें बच्चों को सही इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उनकी एज के अकॉर्डिंग वो तय करना होगा, और किस वे में देनी चाहिए वो सब उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, एडोलेसेंस के बारे में कि हम अगर एडोलेसेंस की जो एज है, प्यूबर्टी की एज है, क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या होती है, किस तरह से हाइजीनिक की इंपॉर्टेंस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती है, एड्स क्या होता है, इन सब बातों के बारे में हमारे यूथ को सब पता होना चाहिए। और यही रीज़न है, दिस इज़ द एम और नीड भी है किसकी, सेक्स एजुकेशन की हमारे स्कूल्स में। ठीक है, ओके देन देखो बेटा, अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देख लो कैसे बढ़ रही है। देख लो, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी बस स्टैंड पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको भीड़ 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 नजर आ रही है ना। वो बढ़ती भीड़ क्या है, दैट इज पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करें 1900 की बात करें बेटा, और ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है ये। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 के अंदर इट वाज 2 मिलियन थी, 1900 की बात हो रही है। बाय द एंड ऑफ 2000 it rocketed to about 6 बिलियन। कहाँ 2 मिलियन, कहाँ 6 बिलियन। 1900 से लेकर 1900 में 2 बिलियन थी, ठीक है, और 2000 में जाकर ये कितनी हो गई बेटा, 6 बिलियन। तो राइज देख लो कितना हुआ, 2 बिलियन से लेकर 6 बिलियन। ठीक है, इतना राइज हो चुका है, दैट इज 6 बिलियन। ठीक है, ये कब की बेटा, 2000 में, ये कब की है, 1900 में। तो विद इन दिस 10 years दिस इज वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस डेटा। ओके, तो अब इंडिया का हाल क्या है, इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया की भी तो पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये देख लो कितने सारे लोग मिलके क्या बना रहे हैं, इतने सारे लोग मिलके बना रहे हैं इंडिया, राइट। तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियन जब हमें आज़ादी मिली थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर 350 मिलियंस, और अब 350 मिलियन से क्रॉस कर गई बेटा 1 बिलियन बाय 2000। कितनी क्रॉस कर गई, 1 बिलियन। देखो 350 मिलियन से ये पहुंच गई बेटा 1 बिलियन 2000 तक आते आते, और अब क्रॉस कर गई 2011 के सेंसस के अंदर। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इट इज 1.2 बिलियन। ठीक है, तो याद रखेंगे आज़ादी के टाइम पे कितनी थी बेटा, इट इज 350 मिलियन। ठीक है, 2000 के अंदर ये पहुंच गई बेटा 1 बिलियन। 1947 के अंदर 350 मिलियन थी, 2000 के अंदर जाकर ये हो गई बेटा 1 बिलियन। ठीक है, उसके बाद मई 2011 की बात हो रही है बेटा, इट क्रॉस्ड 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन पे पहुंच गई। सच अ ह्यूज चेंज। ठीक है, इट मीन्स, इस बात को पढ़ना, एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। कहीं भी चले जाओ बेटा, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको इंडियंस तो मिल ही जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग दिस सेंसस, पूरे वर्ल्ड के अंदर हर छठा आदमी क्या है, इंडियन है। तो देख लो हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस की रिपोर्ट की बात करें अगर हम, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% था, मतलब
पर्सन पर 1000 पर ईयर के अंदर, एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, 2011 के सेंसस रिपोर्ट बात करें, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज दैट वाज लेस देन 2%, 2% से कम था। अ रेट एट विच पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। ठीक है, 2% से लेस होने का मतलब इस पे भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ सकती है। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से? रीजन क्या है? रीजन क्या है जो ये जो पॉपुलेशन है इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम आज बिलियंस वाले क्रॉस कर गए हैं, बहुत तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हम नंबर 1 पे स्टैंड करने लग गए हैं वर्ल्ड के अंदर। व्हाट इज द रीजन? व्हाट कैन बी द रीजन? चलो आप बताओ मुझे जल्दी से। सबसे पहली चीज बेटा, नो डाउट हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी हैं। ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ की जो फैसिलिटीज मिलने की वजह से जल्दी से उनका ट्रीटमेंट होने लग गया है और लोग ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में, लिविंग कंडीशंस में रहने लग गए हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस। ठीक है, ओके। अ रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट। अब जब बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी तो क्या होगा, डेथ रेट एकदम से कम हो गया। ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर जो बर्थ देते टाइम अक्सर मतलब ड्यू टू पुअर मेडिकल फैसिलिटीज मदर क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो अब उसमें भी कमी आई है ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है उसकी भी डेथ रेट के अंदर कमी आई है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोड्यूसिबल एज का मतलब ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना बेटा इंडिया की, अगर हम बात करें तो इसके अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो यूथ है हमारा, दैट इज इन द रिप्रोडक्टिव एज। तो हमने पढ़ा हुआ इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है ये। ठीक है, जिसमें ज़्यादा लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं। जितने ज़्यादा रिप्रोडक्सिबल एज में हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कि क्या क्या रीज़न है इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो बेटा अब क्या करें, अब क्या करें? तो करने से पहले हमें एक बार ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसके बेटा रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, कैसे ये बढ़ती पॉपुलेशन हमें इफेक्ट करेगी। ठीक है, देखो, सरकेस्ट्री ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात सोच के देखना, आप अपने घर में सोच के देखना, अगर आपके घर में 5 या 6 या 7 से ज्यादा भाई बहन हो तो क्या फैसिलिटीज वो जो आपके पेरेंट्स एक सिंगल बच्चे को दे सकते हैं, क्या वो फैसिलिटीज सब बच्चों को इक्वल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इनकम का जो सोर्स है वो तो कौन होगा, पेरेंट्स ही होंगे। ठीक है, तो उनमें से भी मोस्टली जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर मेल इज अ अर्निंग मेंबर। ठीक है, अब अगर उस मेल को बहुत सारे बच्चों के लिए खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब अरेंज करनी पड़े तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। दैट मीन्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना हमारी, खाने की, रहने की और कपड़े की, ये बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पाती हैं और सेम किसी भी कंट्री के ऊपर भी यही इफेक्ट होता है। ठीक है, देख लो ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है, दैट इज गरीबी बढ़ जाएगी, भूखमरी बढ़ जाएगी। राइट, ये हुआ पॉपुलेशन का एक सबसे बड़ा इफेक्ट कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है ना बेटा, वो स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल डाउन आ जाएगा। राइट, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बढ़ते हुए पॉपुलेशन को रोक कैसे लगाएं? सबसे पहला काम बेटा, हर चीज का जो सोल्यूशन है ना वो यहां से निकलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करो कि छोटी फैमिली जितनी होंगी उसके क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, मोटिवेट करना है स्मॉलर फैमिलीज के लिए। अब क्वेश्चन आता है हाउ, तो हमें जो मैरिड कपल्स हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जितनी आप छोटी फैमिलीज रखेंगे उतना आपकी फैमिली के लिए एज वेल एज आपके कंट्री के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं स्मॉलर फैमिलीज रखने के लिए, हम दो हमारे दो। अब क्वेश्चन आता है हाउ, तो हमें उनको जानकारी देनी पड़ेगी दैट देयर आर वेरियस मेथड्स जिसके वजह से आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज बर्थ कंट्रोल करने वाले मेथड्स को बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो
हमें उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, अवेयर करना है लोगों को। स्लोगन आया है बेटा, हमारी जो गवर्नमेंट ने हर जगह ये बात कहने की कोशिश की है, हम दो हमारे दो। ठीक है, हम दो हमारे दो, दैट मीन्स वी टू आवर टू। बहुत सारे कपल्स तो इवन आज इस सिचुएशन मतलब इस स्ट्रैटेजी पे पहुंच गए हैं कि हम दो हमारे एक, ताकि हम एक बच्चे को ही हर वो चीज दे सके जिसका वो हकदार है। अगर एक लाइफ इस अर्थ पर आई है तो उसको पूरा राइट है अच्छी तरह से लिविंग कंडीशंस मिले उसको। ठीक है, अब ये बढ़ती पॉपुलेशन के अंदर नहीं पॉसिबल हो सकता। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब छोटी फैमिलीज होंगी। तो या तो हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, राइट। और क्या किया बेटा गवर्नमेंट ने? मैरिजेबल जो एज है वो फिक्स कर दी है कि 18 साल की फीमेल और 21 साल का मेल। हालांकि अब ये जो एज है थोड़ा सा बढ़ भी गई है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है। अब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां 18 साल की उम्र में शादी करके माँ बन जाएं, क्योंकि अब उनको समझ है हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज फॉर मेल, चाहे वो फीमेल के लिए हो। ठीक है, तो ये जो एज है फिक्स कर दी गई है, फिर भी कि एटलीस्ट 18 साल की एज तक एक बेबी के अंदर एक अडल्ट बनने दो, उसको मैच्योरिटी आने दो, उसके अंदर जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेबिलिटी आने दो। ठीक है, तो वो 18 और 21, हालांकि ये भी कम है, ये एज अभी भी कम है। ठीक है, तो इसको भी बढ़ाना चाहिए, बट फिर भी ठीक है 18 साल और 21 साल की एज हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए बेटा हम कैसे कंट्रोल करने की तरफ जा सकते हैं पॉपुलेशन को। तो स्मॉलर फैमिलीज कैसे रख सकते हैं? हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे पहले ये देखो बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर मैं बात करूं मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब ये हो गया मेथड्स टू प्रिवेंट बर्थ, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए हम यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ना कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सबसे पहले देखो, अगर कोई भी मैरिड कपल किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है बेटा, दीज आर पिल्स भी हो सकती हैं, कॉपर टी भी हो सकती है, कॉन्डम्स भी हो सकते हैं, डायाफ्राम भी हो सकते हैं, बट एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब आपसे कोई अगर कपल पूछे, मैरिड कपल पूछे, ठीक है वी आर रेडी टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें। तो सबसे पहली चीज हमें ये बताना होगा कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात याद रखेंगे, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी टेक्निक लगानी पड़ रही है इसको यूज करने में, मतलब इजी टू यूज होना चाहिए, जो हर आम आदमी के समझ में आ जाए कि कैसे इसको यूज करना है। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसकी अवेलेबिलिटी, इसको देखने के लिए हमें बहुत दूर दूर से मंगवाना पड़े। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट पूरे ये कोशिश कर रही है कि सब लोगों को जो यूज करना चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दे शुड बी इजिली अवेलेबल, दे शुड बी इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब इनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए बेटा बर्थ कंट्रोल करने की। ठीक है, दे शुड बी इफेक्टिव, कि अगर हम जिन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ, अगर बर्थ पे कंट्रोल नहीं लगी, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज को हम नहीं रोक सके, तो ये इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो दे शुड बी इफेक्टिव, दे शुड बी रिवर्सिबल। व्हाट डज इट मीन? रिवर्सिबल का मतलब ये है, मान लो कोई कपल है, ठीक है, उनका एक बेबी हो गया है और अब वो चाहते हैं कि दूसरे बेबी के होने से पहले, मतलब फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी के बीच में कम से कम हम 3-4 साल का गैप रखना चाहते हैं। तो अब वो क्या करें? तो अब उनको अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है। ठीक है, अब 3 या 4 साल के बाद जब बेबी फर्स्ट वाला उनका बड़ा हो गया, तो अब उस कपल के माइंड में आता है लेट्स हैव अ सेकेंड बेबी। तब वो
जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वॉट एवर द कॉन्ट्रासेप्टिव दे आर यूजिंग, दैट शुड, अगर उसको छोड़ दें तो फिर से वही वाले सिस्टम सारा काम करने लग जाए। मतलब दे शुड बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जब चाहा यूज कर लिया, जब चाहा हमने उसको छोड़ दिया, दैट इज रिवर्सिबल। बेटा सबसे बड़ी बात, कोई भी कपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करने के लिए कब तैयार होगा, जब उसको ये पता होगा कि यस, इसको यूज़ करने के फ़ायदे हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अगर हैं तो बहुत ही लीस्ट, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। It should not interfere with the sexual drive, sexual desire और sexual act। किसी भी तरह से जो कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स है, दे शुड नॉट इंटरफियर, किसी भी जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, रिप्रोड्यूसिबल एज के अंदर है, जो कपल्स, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके अंदर किसी भी तरह से सेक्सुअल एक्ट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ड्यू टू दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स। तो ये सब आपको याद होने चाहिए दैट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, तो अब हम क्या करें, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब हम ये देख रहे हैं व्हाट आर द मेथड्स, ऐसे कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जिनको हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा इनको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारे पास है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं हम ये डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हमें कोई भी कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम हमारी जो नॉलेज है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के वर्क करने की, हम सिर्फ उनके बारे में जो उस नॉलेज को अप्लाई करके हम कैसे प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मैथड्स में। दूसरा मेथड आ जाएगा बेटा बैरियर मैथड्स। तीसरा आ जाएगा बेटा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। फोर्थ आ जाएगा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन इंजेक्टेबल, सर्जिकल मैथड्स या स्टरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखो हम क्या करने वाले हैं, अगर हम डिवाइड करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो सबसे पहला लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचुरल मैथड्स। ये कुछ आपके सामने बेटा पिक्चर्स हैं जिसके अंदर आपको दिखाया गया है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप पिल्स ले सकते हैं, सर्जिकल स्टरलाइजेशन से आप सर्जरी से करवा सकते हैं, कॉन्डम्स को एज अ बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायाफ्राम को, वेजाइनल रिंग को, डायाफ्राम वेजाइनल रिंग, इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बैरियर मेथड्स। ठीक है, इंजेक्शंस के थ्रू आप हार्मोनल इंजेक्शंस देके कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं, पैच लगा सकते हैं स्किन के ऊपर, स्पर्मिसाइड जेलीज आती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं स्पर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज, हम स्टार्ट करें बेटा एक मैथड को हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें बेटा नेचुरल मैथड से। नेचुरल से जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, समथिंग नॉट आर्टिफिशियल, दैट इज नेचुरल, है ना। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। हमें देखो एक चीज मेरे ध्यान से सुनना आप, लेटस एक सेकेंड। देखो अगर हम बात करें ना कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स की, कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें ये पता है कि ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, हाउ डज इट वर्क, एज वी हैव ऑलरेडी डन विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने ये पढ़ा हुआ बेटा, ये ओवरीज है, ओवरीज को सराउंड करते हुए हमारे पास फेलोपियन ट्यूब एंड ऑल दैट है ना। तो वी हैव दिस इज सर्विक्स, और ये एक तरह से क्या है बेटा, वेजाइना है। दिस इज व्हाट, दिस इज वेजाइना, राइट। और दूसरी तरफ हमारे पास है, हमें ये पता है कि ये मान लो व्हाट आर दीज आर टेस्टिस। अब ये पिक्चर आपको क्लियर है, टेस्टिस है, टेस्टिस से इमर्ज होती है बेटा वॉस डेफरेंस। वॉस डेफरेंस क्या करती है बेटा, स्पर्म्स को कैरी करने का काम करती है, और अल्टीमेटली जाके कहाँ पे खुलती है, ये खुलती है बेटा हेरो, यूरिनरी
ब्लैडर के अंदर, ठीक है। बन जाती है बेटा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। ये है बेटा हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलो हम यहाँ हम सेमिनल वेसिकल्स और वो सब कुछ नहीं बना रहे, वी आर जस्ट मेकिंग कि किस तरह से एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यहाँ से वेजाइना और इधर से है हमारे पास पेनिस, ठीक है। तो पेनिस का रोल क्या था बेटा? पेनिस का रोल क्या था? पेनिस का रोल था स्पर्म्स को इंसेमिनेट करना, किसके अंदर? वेजाइना के अंदर, ठीक है। पर्पस क्या है हमारा? यहां पे है बेटा हमारा व्हाट, यहां पे है हमारे पास जाइगोट, यहां है बेटा हमारे पास जाइगोट, राइट। और इधर से हमारे पास क्या आ रहे हैं? यहां से पेनिस से हमारे पास आ रहे हैं बेटा स्पर्म्स। स्पर्म्स कहां जाएंगे बेटा? वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर। ये वाली चीज हमें पता है, ठीक है। अब इसी नॉलेज को हम यूज करेंगे। पर्पस क्या है हमारा? किसी भी तरह से इन स्पर्म्स को इस जाइगोट नहीं सॉरी इस ओवम के साथ, दिस इज ओवम, इस ओवम के साथ इनका आपस में फ्यूजन मत होने दो। अगर फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बन जाएगा और तो क्या हो जाएगी बेटा? प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही पर्पस है, कुछ भी करके ये जो स्पर्म्स हैं इनको ओवम से मत मिलने दो। अगर ये नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम बस इसी चीज को समझते हुए हम क्या करेंगे? सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स के अंदर देखो अब हमें क्या करना है। एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे ऑपरेट करता है? वी हैव अंडरस्टूड। क्या होता है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है कि फर्स्ट से लेकर 28 डेज तक ये साइकिल चलता है। एक फीमेल बॉडी के अंदर 1 to 28 डेज का साइकिल होता है और हर 28 डेज के बाद या किसी भी वेरी भी कर सकता है 22, 25 व्हाटएवर, बट हम एक ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं कि फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज ऑफ 28 डेज। और हमें ये भी पता है बेटा कि 14th डे पर क्या होता है? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होता है? 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब ओवम रिलीज होता है, ठीक है। ओवम रिलीज होता है। अब इस टाइम पे अगर स्पर्म्स आ जाएं, अगर मान लो मैंने ये बोला कि ये जो ओवम है ये रिलीज हुआ ऑन 14th डे और इस टाइम पे अगर स्पर्म्स आ गए तो क्या होगा? प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें? अगर हमें एक फीमेल को ये नॉलेज है कि उसके अंदर जो नॉर्मल साइकिल है दैट इज 28 डेज, तो ओव्यूलेशन अगर 14th डे होता है तो फॉर प्रिकॉशन सेक हम 4 दिन या 5 दिन पहले हम इसके यहाँ से 11 डेज से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम 3 डेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो बीच का ये जो 1 वीक आया 11th डे से लेके 17th डे तक, अगर एक कपल सेक्सुअल एक्ट को अवॉइड करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करे, तो क्या होगा? तब वो ओव्यूलेशन वाला टाइम निकल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वुमेन फीमेल अपने आप को प्रेग्नेंट होने से बचा सकती है, ठीक है। तो ये कौन से डेज होते हैं बेटा? इनफर्टाइल डेज। कौन से डेज बोला? देखो पहला फेज हो गया, ये फेज है बेटा आपके लिए ब्लीडिंग का फेज। दिस इज अ ब्लीडिंग फेज इन अ फीमेल। ब्लीडिंग फेज के बाद हमें पता है कि ये 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुएशन, 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, दीज आर द फ्री पीरियड। इनके अंदर बेटा प्रेगनेंसी नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के होने का जो रिस्क होता है वो होता है बेटा जब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है बेटा 14th डे पे, तो एक तरह से हम सिक्योरिटी के लिए 11th डे से स्टार्ट करते हैं और उसको नियर अबाउट 16-17 डे तक मानते हैं कि दीज आर द फर्टाइल डेज जब प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर इस पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए तो वी कैन मतलब फीमेल कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इसको बोलते हैं बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स
to avoid sexual intercourse during fertile days. fertile days और fertile days कौन से होंगे? 11 to 17th day of the menstrual cycle. क्यों? 14th day पे क्या होती है बेटा? ओव्यूलेशन. ठीक है, ओके. दूसरी चीज आ जाओ, दूसरी बात आ जाओ. अब हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि द पेनिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो इंसेमिनेट कराता है, सीमेन का डेपोजिशन करवाता है विजाइनल ट्रैक्ट के अंदर. दैट इज स्पर्म्स का जो डिपोजिशन है दैट इज थ्रू पेनिस. ठीक है. अगर एक मेल पार्टनर बिफोर द इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेशन के अंदर क्या होगा बेटा? सीमेन, इजैकुलेशन से सीमेन डिपॉजिट किया जाएगा विजाइनल ट्रैक्ट में. अगर बिफोर इजैकुलेशन ही वो विड्रॉ कर ले अपना पेनिस फ्रॉम द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब वेजाइना से, दैट इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस. दैट इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस. मतलब इंटरप्ट करना क्वाइटस के मतलब सेक्सुअल एक्ट के प्रोसेस को. इंटरप्ट या इसको विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विदड्रॉवल मेथड. विड्रॉल का मतलब क्या होता है? अपने आप को हटा लेना. तो बिफोर इजैकुलेशन अगर मेल पार्टनर अपने आप को विड्रॉ कर ले, दैट मीन्स स्पर्म्स का जो डेपोजिशन है वो विजाइना के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है. ये हो गया बेटा दूसरा मेथड. ठीक है, तो हमने स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक दिया. थर्ड मेथड देखो बेटा, लैक्टेशनल एमिनोरिया. एक मदर जो अभी अभी बेबी को बर्थ दिया है, ठीक है, अब वो बेबी को फीड अगर करवा रही है, लैक्टेशन करवा रही है, तो नियर अबाउट 6 मंथ्स तक इसके अंदर फीमेल के पास मेंस्ट्रुएशन डू नॉट अपीयर, मेंस्ट्रुएशन अपीयर नहीं होता है. अगर मेंसेस अपीयर नहीं होते हैं दैट मीन्स ओवम भी नहीं बन रहा होगा. ठीक है, हालांकि ये कोई श्योर वाला मेथड नहीं है. लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब, एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन. ठीक है, ये होता है बेटा नियर अबाउट 6 मंथ्स तक. बेबी के बर्थ के बाद नियर अबाउट 6 मंथ्स तक क्या मानते हैं कि इफ देयर आर नो मेंसेस 6 मंथ्स तक, देन देयर इज नो ओवम, तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दैट इज नोन एज लैक्टेशनल एमिनोरिया. हमने क्या पढ़े? नेचुरल मेथड, पीरियोडिकली एब्स्टिनेंस, पीरियोडिकली फर्टाइल डेज में आपको अवॉइड करना है. बट बहुत बार एक फीमेल को खुद की बॉडी के साइकिल को मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, जो नहीं हो पाता है. ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस विड्रॉल मेथड कई बार ये भी नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. ठीक है, तो नो डाउट नेचुरल मेथड के क्या है? नेचुरल मेथड नो साइड इफेक्ट्स. इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, नेग्लिजिबल, नो साइड इफेक्ट्स, बट रिस्क फैक्टर ज्यादा है. ठीक है, नो साइड इफेक्ट्स बट रिस्क इज एसोसिएटेड. इसके साथ क्या एसोसिएटेड है बेटा? रिस्क एसोसिएटेड है. ठीक है, बात आई समझ में? नेचुरल मेथड से आप अवॉइड तो कर सकते हो बट रिस्क है इसके साथ, हालांकि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. ये हुए बेटा नेचुरल मेथड्स. आगे आ जाओ. और नेचुरल मेथड्स के अंदर देखो हमने ये पढ़ा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. एक बार देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या करना है? अवॉइड करना है क्वाइटस को फ्रॉम 10 डे. एनसीईआरटी 10 डे बोल देती है, 11 ले लो चाहे 10 ले लो, एक ही बात है. मतलब 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, दीज आर द इनफर्टाइल पीरियड. ठीक है, तो 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को फर्टाइल पीरियड बोल रहे हैं. इसके अंदर हमें क्या करना है? क्वाइटस को अवॉइड करना है. राइट, ओके. क्वाइटस इंटरप्टस दैट इज विड्रॉल मेथड. विड्रॉ करना है पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन. लैक्टेशनल एमिनोरिया. एमिनोरिया का मतलब क्या होगा बेटा? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. and ovulation due to intense lactation after parturition. parturition बेबी के बर्थ के बाद, जब बहुत ज़्यादा मिल्क का फ्लो हो रहा होता है, जब बेबी फीड कर रहा होता है,
फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेस लैक्टेशन, जितना ज़्यादा मदर ब्रेस्ट फीड करवाएगी उतना ज़्यादा लैक्टेशन बढ़ता जाएगा और उस टाइम पे देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस. This method helps to prevent conception. This is effective up to 6 months. 6 months तक effective है. Following parturition, कोई भी side effect नहीं है, but chances of failures are high. मतलब risk factor ज़्यादा जुड़ा हुआ है. Okay. Then आते हैं बेटा second method आता है हमारे पास barrier. Barrier का मतलब क्या है? रुकावट लगा दो. Barrier का मतलब क्या है बेटा? रुकावट लगा दो. या तो स्पर्म्स के रास्ते में, या तो स्पर्म के रास्ते में कोई बैरियर लगा दो, ठीक है, या वेजाइना के रास्ते में कोई बैरियर लगा दो. या तो स्पर्म के रास्ते में लगा दो या वेजाइना के रास्ते में लगा दो. दैट इज नोन एज बैरियर मेथड. मिलने मत दो बेटा, स्पर्म्स को ओवम के साथ मिलने मत दो, कोई ना कोई क्या लगा दो, यहाँ पर बैरियर लगा दो, ताकि ये जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स का जो स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच ही ना पाए. कहाँ तक? वेजाइना तक या ओवम तक. ठीक है, दैट इज बैरियर मेथड. तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस बैरियर मेथड्स. बैरियर मेथड्स क्या करते हैं बेटा? फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम को प्रिवेंट करते हैं. फिजिकली मत मिलने दो ना, नहीं मिलेंगे तो नहीं प्रेगनेंसी होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये सारे क्या है? दीज आर एक तरह से थिन लेटेक्स की बनी हुई शीट्स, रबर शीट्स होती हैं. ठीक है, कॉन्डोम्स यूज करते हैं बेटा मेल के अंदर. दीज आर यूज्ड इन मेल, कॉन्डोम्स फॉर मेल. ये क्या करते हैं बेटा? कवर करते हैं पेनिस को एंड मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स शीट के बने होते हैं. राइट, ओके. जो फीमेल्स के लिए कॉन्डोम है वो क्या करेंगे? कवर कर देंगे वेजाइना को या सर्विक्स को. ठीक है, दोनों को. और कॉन्डोम्स आर यूज जस्ट बिफोर कॉइटस, जस्ट बिफोर दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट सेक्सुअल एक्ट, कॉन्डोम्स आर यूज्ड. पेनिस के ऊपर कवरिंग चढ़ा दी जाती है, किसकी? रबड़ की या लेटेक्स शीट की. दैट इज नोन एज कॉन्डोम. अब ये क्या करते हैं? सीमेन को ही एंटर नहीं होने देते हैं. सीमेन इंसेमिनेशन ही नहीं होने देंगे. सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा नहीं, स्पर्म्स जाएंगे नहीं, तो फ्यूजन भी नहीं होगा. और पॉपुलर जो कॉन्डोम्स है मेल के लिए, दैट इज बहुत हद तक मार्केट के अंदर निरोध के नाम से पॉपुलरली दे आर अवेलेबल एट वेरी, मतलब बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में. तो आप ये देख सकते हैं, दीज आर द वेरियस condoms, these are the condoms. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. हाँ जी, अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बात कर रहे हैं हम. क्या करते हैं बेटा? प्रिवेंट करेंगे मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, सर्वाइकल कैप और डायाफ्राम. फीमेल के अंदर भी कॉन्डोम्स यूज करते हैं, बट मेल के अंदर भी होते हैं, बट फीमेल के अंदर डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, दीज आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन फीमेल. एक्सक्लूसिवली used in females. ठीक है, अच्छा. अब जब सीमेन नहीं जाएगा तो दैट मीन्स अब बैरियर मेथड जो है, कॉन्डोम्स जैसे मेथड्स जो है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाई कॉन्डोम्स आर वेरी पॉपुलर. क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और एड्स से प्रिवेंट करते हैं. हमें पता है जो डिजीजेस सेक्स कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होती है, उनको रोकने में कॉन्डोम्स आर वेरी इफेक्टिव. इट इज डिस्पोजेबल, यूज एंड थ्रो है, यूज करके इसको इजीली हम थ्रो कर सकते हैं. इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड. फायदे मतलब क्यों यूज करते हैं? किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है, दे कैन बी अपने आप यूज किए जा सकते हैं. इसीलिए यूजर को क्या देते हैं? एक तरह से प्राइवेसी भी देते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ. अब हम बात कर रहे हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये जो राउंड कैप लाइक स्ट्रक्चर या ये सर्वाइकल कैप, दिस इज वॉल्ट कैप, ये कहाँ मिलते हैं? ये कहाँ यूज होते हैं? दीज आर ओनली यूज्ड इन फीमेल्स. ठीक है, फीमेल्स के अंदर. और ये भी क्या करते हैं बेटा? प्रिवेंट करते हैं मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम. आपने क्या किया? स्पर्म आते आने दो, आपने वेजाइना के रास्ते में बेटा बैरियर लगा दिया, ताकि वो स्पर्म इस बैरियर को क्रॉस करके ओवम तक जा ही नहीं सकते हैं. ठीक है, तो these are also made up of rubber and are inserted into the female reproductive tract. Female reproductive tract. ठीक है, during coitus.
कवर कर देंगे बेटा सर्विक्स को, ठीक है। एंट्री ऑफ स्पर्म को ब्लॉक कर देंगे, ये भी रीयूजेबल, इनको दोबारा से भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। और इसके साथ साथ हम क्या यूज़ कर लेते हैं बेटा, स्पर्म को किल करने वाली क्रीम्स, स्पर्म को किल करने वाली जेलीज और फॉर्म्स, ताकि ये जो बैरियर्स हैं इनकी एफिशिएंसी और बढ़ सके। और इनकी मतलब कौन सी एफिशिएंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, मतलब दे कैन किल स्पर्म्स ऑल्सो, अगर हम इनको स्पर्मिसीरल जेलीज के साथ यूज़ करते हैं। बैरियर भी लग गया, स्पर्म किल भी कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवम तक स्पर्म्स पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ बेटा। थर्ड कैटेगरी आती है अब हमारे पास। हमने क्या क्या कर लिया, हमने नेचुरल मेथड्स कर लिए, हमने बैरियर मेथड्स कर लिए, अब हम करने जा रहे हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। नाम से देखो, नाम से समझ में आ रहा है यूट्रस के अंदर ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, IUDs भी बोलते हैं, IUCDs भी बोलते हैं, राइट। तो अब इंट्रा यूटेराइन, यूट्रस कहाँ होता है बेटा, यूटेराइन मतलब यूट्रस, यूट्रस इज ओनली अवेलेबल, मतलब कहाँ होगा, फीमेल के पास ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि ये दिस इज यूट्रस। अब इस यूट्रस के, ये इसके एंडोमेट्रियम है, ठीक है। इस यूट्रस के अंदर इस जगह पे अगर हम कोई ऐसे मेथड्स यूज कर लें जिसकी वजह से हम यूट्रस की मेम्ब्रेन को इस तरह से बना दें कि वो स्पर्म्स को जाने ही ना दे, प्रेगनेंसी होने ही ना दे, इम्प्लांटेशन होने ही ना दे अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं बेटा इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, ये बात अब याद रखना है, इनके लिए हमें डॉक्टर्स की या नर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यूट्रस के अंदर ना बेटा फीमेल खुद नहीं इंसर्ट कर सकती, राइट। तो थ्रू वेजाइना के थ्रू कोई भी डॉक्टर या नर्स दैट कैन प्लेस इन डिवाइसेस को किसके अंदर, फीमेल के यूट्रस के अंदर, ठीक है। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को फेगोसाइटोसिस, मतलब जैसे देखो स्पर्म्स क्या है, फॉरेन एलिमेंट है, फॉरेन है फीमेल बॉडी के लिए, तो बॉडी को ये लगता है कोई फॉरेन चीज़ आई है तो फेगोसाइटिक एक्शन क्या है, तो वो उसको किल कर देंगे फेगोसाइटिक एक्शन से। तो ये जो मेथड्स हैं ये फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करवा देते हैं। IUDs बहुत आइडियल मेथड माने जाते हैं प्रेगनेंसीज को डिले करने में या दो बच्चों के बीच में स्पेस रखने में। मतलब अगर कोई मैरिड कपल ही चाहता है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी लायबिलिटीज, वो नहीं चाहते कि हम जल्दी से मतलब पेरेंट्स बने, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो फीमेल क्या करती है, वो IUDs का सहारा लेती है और प्रेगनेंसीज को डिले करवा सकती है। या एक बेबी के बाद दूसरे बेबी के बीच में अगर गैप रखना है तब भी एक फीमेल के लिए बहुत ही आइडियल मेथड्स हैं। कौन से, IUDs। देखो इसमें क्या होता है बेटा, टी शेप की, आप देखो ना ये टी शेप की बनी हुई स्ट्रक्चर है जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, ठीक है। दिस इज, सब में देखो आप मोस्टली टी शेप दिख रहा है। तो क्या होगा, देखो वेजाइनल, ये प्लास्टिक स्ट्रिंग से, सॉरी वेजाइना के थ्रू दिस इज इंसर्टेड इनसाइड द वेजाइना और इसको यूट्रस में जाके ये ऐसे अंदर जाके खुल जाती है, राइट। तो हमारे पास अगर हम IUDs की बात करें तो हमारे पास बेटा 3 कैटेगरीज आती हैं। पहले होते हैं सिंपल टी शेप का वायर डाल दो, कॉपर टी जैसे हो गया है ना, इनके पास दीज आर नॉन मेडिकेटेड, कोई भी ऐसी मेडिसिन वगैरह यूज नहीं होती है। दूसरी होते हैं बेटा कॉपर रिलीजिंग IUDs। कॉपर रिलीजिंग IUDs क्या करेंगी, कॉपर वायर होगी, जैसे ये दिस इज कॉपर वायर, ये क्या है बेटा, कॉपर वायर है। कॉपर वायर से क्या होगा, कॉपर आयंस रिलीज होंगे। कॉपर आयंस क्या करेंगे, जो स्पर्म्स की टेल है उसको हैवी बना देते हैं। हैवी बनने की वजह से जो मोटिलिटी है स्पर्म्स की वो कम हो जाती है और स्पर्म्स यूट्रस के अंदर जल्दी से मूव नहीं कर पाते हैं, तो ओवम तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। या कैसी वायर होंगी, हार्मोन रिलीजिंग IUDs। हार्मोन रिलीजिंग, कुछ IUDs ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती है, माइट बी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा, जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है उसको होस्टाइल बना देते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम किसके अंदर यूज करते हैं, ओनली इन फीमेल्स। सबसे पहले देखो दिस इज नॉन मेडिकेटेड, जस्ट एक वायर है।
दे रिटार्ड स्पर्म की मोटिलिटी। क्या करते हैं बेटा, ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं। आपसे पूछा जाए आईयूडीज कैसे वर्क करते हैं, आप बोलोगे स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको कम कर देते हैं। और जब तक स्पर्म की हमने पढ़ा था लैशिंग मूवमेंट्स की वजह से स्पर्म अगेंस्ट द ग्रेविटी इतने सारे बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुँचता है, ओवम के पास। तो अगर हमने रास्ते में आईयूडीज लगा दिए, चाहे वो नॉन मेडिकेटेड हैं, वो क्या करेंगे बेटा, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, स्पर्मिसिडल इफेक्ट्स मतलब किल कर देते हैं किसको, स्पर्म्स को। फॉर एग्जांपल लिपिस लूप, राइट, ओके। दूसरा देखो बेटा, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, ये सब किसके नाम है बेटा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, सप्रेस करते हैं मोटिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपर आयंस क्या करेंगे, स्पर्म की टेल के साथ अटैच होकर स्पर्म की टेल को हैवी बना देंगे। हैवी बनाने की वजह से स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है स्पर्म्स की वो कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल CUT मतलब कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, राइट। ये कौन है बेटा, दीज आर कॉपर वायर्स, सॉरी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। दूसरा आ जाओ, थर्ड आ जाओ बेटा, हार्मोन रिलीजिंग। अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं, रेजरवायर विद लेवेनॉर्गेस्ट्रोल, दिस इज हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देंगे स्पर्म्स के लिए, मतलब जो स्पर्म्स सर्विक्स के अंदर बची नहीं, मतलब रह नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोगेस्ट्राट और LNG-20, ये क्या है बेटा, दीज आर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। नेक्स्ट आ जाओ, फिर हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है। देखो हमने क्या क्या कर लिया, ध्यान से सुनते जाओ। नेचुरल मेथड्स किए, बैरियर मेथड्स किए, आईयूडीज किए। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे मेथड्स जिनको ओरली लिया जाता है, मतलब टेबलेट्स, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव जिनको रोज मतलब एक फीमेल को लेना पड़ता है थ्रू ओरल रूट, माउथ से। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हम क्या कर रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम क्या देंगे, प्रोजेस्टेरोन देंगे या एस्ट्रोजन देंगे, मतलब हार्मोन्स दे रहे हैं टैबलेट की फॉर्म में, जिसको गोली कहते हैं। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या पिल्स। पिल्स को क्या करना होता है बेटा, 21 डेज तक डेली लेंगे। एक फीमेल जो है 21 डेज तक डेली लेती है, स्टार्ट करती है विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 दिन के अंदर वो स्टार्ट कर लेती है। उसको 21 डेज तक क्या करना है, टेबलेट लेनी है। और 7 डेज के गैप के बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आ जाए, मतलब 21 डेज तक लेके वो छोड़ देगी। क्या होगा फिर, देखो हम पता है बेसिकली क्या कर रहे हैं, 21 डेज तक हम हार्मोन्स का जो लेवल है वो इस तरह से मतलब गड़बड़ा रहे हैं एक तरह से कि जिसके अंदर क्या होगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन जब जब होना चाहिए हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब या ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, 21 डेज तक लेगी तो ओव्यूलेशन वाला पीरियड निकल जाएगा, राइट। और जब 21 डेज में छोड़ देगी तो फिर क्या होगा, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा से उसको स्टार्ट कर देती है एक फीमेल। इनको ना बेटा सेम पैटर्न में ही रिपीट करना है जब तक एक फीमेल ये ना चाहे कि अब उसको कॉन्ट्रासेप्शन ये कंसेप्ट मतलब कंसीव करना है। ठीक है, जिस दिन उसको लगे कंसीव करना है वो छोड़ दे इन टेबलेट्स को लेना। ये क्या करते हैं बेटा, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे, मतलब एग का रिलीज नहीं होने देंगे। एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म्स किसको आके फर्टिलाइज करेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया मान लो गलती से, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, यूट्रस की जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको क्या कर देंगे, थिक कर देंगे, यूट्रस की वॉल को होस्टाइल बना देंगे, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। और सर्वाइकल म्यूकस जब थिक हो जाता है तो थिक म्यूकस के अंदर स्पर्म्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं हो पाएगी। पिल्स जो है ना मतलब बहुत इफेक्टिव हैं, साइड इफेक्ट्स हैं बट
लेस है, बहुत ही कम वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनको बोलते हैं जैसे मतलब गोली बोलते हैं, टेबलेट्स हो गई। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट नाम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम आपने सुना होगा, दैट इज़ सहेली। सहेली का नाम हम अक्सर एड्स के अंदर, टीवी एड्स के अंदर बहुत जगह मतलब हम सुनते हैं। तो सहेली बेसिकली क्या है? दीज आर गर्भ निरोधक गोलियां, ऐसा बोला जाता है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सहेली क्या है? इट इज़ अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। क्या खासियत है बेटा इसकी? सबसे पहली बात, इसको वंस इन अ वीक ही लेना पड़ता है। 21 दिन तक अगर किसी फीमेल को रोज टेबलेट लेनी है और वो गलती से भूल जाए, और जो अक्सर भूल जाती है, ठीक है, एक फीमेल अक्सर भूल जाती है, तो उसके लिए सहेली वाली जो गोली है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। हफ्ते में 1 दिन लेना है बेटा, विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, और इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर होता क्या है बेटी? बेसिकली एक नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन है। इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन। कहाँ बनाया गया बेटा इसको? CDRI इन लखनऊ। ये सब बातें आपको याद रखनी है। CDRI, वंस इन अ वीक, नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन, और हाईली इफेक्टिव फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, देन आ जाओ बेटा इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में क्या होगा? इंजेक्शंस लगाएंगे, है ना। इंजेक्टेबल्स में क्या करते बेटा? प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस, दीज आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। देखो क्या करते हैं, स्किन के नीचे क्या कर देंगे? सब डर्मल इम्प्लांट कर देंगे स्किन के नीचे। सब डर्मल मतलब स्किन, सब मतलब नीचे, स्किन के नीचे। हार्मोन रिलीजिंग, कौन से हार्मोन रिलीजिंग? या तो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन। ऐसे इम्प्लांट स्किन के नीचे प्लेस कर दिए जाएंगे जिनमें से ये वाले हार्मोन रिलीज होते रहेंगे। जब बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होते रहेंगे तो वही होगा क्या? प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन। सर्विक्स का जो म्यूकस है वो थिक हो जाएगा, जो एंट्रियोस्पर्म्स को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ओके। देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक दैट ऑफ पिल्स। मतलब बस पिल्स को आप कैसे ले रहे हो? पिल्स को जस्ट आप माउथ से ले रहे हो, और इसको आपने क्या किया बेटा? रो गोली कौन ले, है ना। तो इसको आपकी स्किन के नीचे लगा दिया गया इम्प्लांट को, ठीक है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। इनका बेटा जो इफेक्ट है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। Progesterones or progesterone estrogen combination and IUDs are used as emergency contraceptives. कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं बेटा, जैसे मान लो एक फीमेल को ऐसा लगता है कि सपोज देयर वाज अ सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और अब उसको ये समझ में एकदम से लगता है कि यस मेरे तो ये फर्टाइल डेज चल रहे थे, और फर्टाइल डेज के अंदर अगर किसी भी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो आई मे गेट प्रेग्नेंट। तब वो क्या करती है? डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या करते हैं? विद इन 72 आवर्स ऑफ द कॉइटस, वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उसके 72 आवर्स के बीच में अगर वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेती है तो दैट अवॉइड्स प्रेगनेंसी। ऐसा किस केस में हो सकता है? माइट बी ड्यू टू अ मिस हैपनिंग, रेप के केस में, या कोई कैजुअल इंटरकोर्स के केस में ऐसा हो सकता है। फीमेल को लगता है कि फर्टाइल डेज चल रहे थे, फर्टाइल डेज में शी हैज़ डन क्वाइटस, और जिसकी वजह से शी में गेट प्रेग्नेंट, तो तब उसको क्या दी जाती हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। याद रखेंगे 72 आवर्स के बीच में अगर वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लेती है तो दैट कैन अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब आते हैं बेटा हम परमानेंट मेथड्स। अभी तक हमने देखो, हमने नेचुरल मेथड पढ़ा, हमने बैरियर मेथड पढ़े, हमने आईयूडीज पढ़े। आईयूडीज को जब जरूरत नहीं है तब निकलवा दो, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं जरूरत है छोड़ दो, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं ऐसे मेथड्स विच आर परमानेंट मेथड्स, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जस्ट अ मिनट। अब हम कर रहे हैं बेटा परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड कोई भी कपल क्यों अडॉप्ट करेगा? जब उसका लगता है कि यस हमारे दो वाला सपना जो था वो पूरा हो गया,
ठीक है, फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो गई। अब हम सुकून से रहना चाहते हैं। अब हमें कोई भी ऐसा डर नहीं होना चाहिए जिसमें हमें ये लगे कि इट मे कॉज प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कपल्स को सजेशन दिया जाता है दैट यू कैन गो फॉर इधर ट्यूबैक्टमी और वेसेक्टमी। ठीक है, ये क्या है बेटा, दीज आर द सर्जिकल मेथड्स। यहाँ पे छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जन ही करेगा, बट ये कैसे मेथड्स हैं, ये परमानेंट मेथड्स हैं। बाकी मेथड्स को हमने देखा कि ठीक है, जब तक यूज़ किया तब हमने यूज़ करना छोड़ दिया, तब प्रेगनेंसी दोबारा से हो सकती है। देखो, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इट हेल्प्स टू ब्लॉक द गैमीट्स, it helps to block the gametes transport and thereby prevents conception। क्या करो बेटा, गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट ही ना होने दो। अगर गैमीट्स कहाँ बन रहे हैं, टेस्टिस में बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो, पहले हम इसको समझते हैं ट्यूबैक्टोमी। हमें पता है, वी नो कि जब ओवम रिलीज होता है ना, ओवम रिलीज होके कहाँ जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, राइट। तो यहाँ से भी स्पर्म आते हैं और ट्यूब के अंदर क्या होती है, एम्पुला रीजन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। हमने क्या किया, हमने इस ट्यूब को यहाँ से कट किया, सर्जन ने, हमने नहीं, सर्जन ने, और इसको बेटा टाई कर दिया। इसको ऐसे कट किया, कट करके देखो इसको टाई कर दिया, बांध दिया इसको, राइट। अब क्या होगा, ओवरी से ओवम तो रिलीज होगा, बट वो ओवम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, कहाँ, स्पर्म्स के साथ नहीं मिल पाएगा। मतलब रास्ते में इसके हमने क्या लगा दी बेटा, रुकावट लगा दी, ट्यूब को कट करके फिर से मतलब बांध दिया। दैट इज नोन एज ट्यूबैक्टोमी। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ट्यूबैक्टोमी के बाद क्या बच्चों के दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो क्या इस फीमेल के मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा अब? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि ये सारा मेंस्ट्रुएशन तो हार्मोन का खेल है। हार्मोन कहाँ से आ रहे हैं, ओवरी से आ रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब का तो एज सच कोई रोल है नहीं, ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है ओवम का, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल चलेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, एग भी रिलीज होगा, बट वो एग बस यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, स्पर्म्स के रास्ते में, मतलब स्पर्म से नहीं मिल पाएगा, और एग जब नहीं हो पाएगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड तो आएगा, बट उस ब्लड के अंदर सेकेंडरी oocyte मतलब प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। तो दैट इज नोन एज ट्यूबैक्टमी। और वेसेक्टमी में क्या होगा, वासा डेफरेंस। देखो, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि टेस्टिस के थ्रू यहाँ से स्पर्म्स, टेस्टिस के थ्रू स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं, और वॉस डेफरेंस से होते हुए यहाँ आते हैं बेटा कॉमन जेनाइटल डक्ट के अंदर। तो हम एक काम करते हैं बेटा, वॉस डेफरेंस को यहाँ से अगर हम कट कर दें, वॉस डेफरेंस को अगर हम कट कर दें और फिर इसको सिल दें, तो इसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। वॉसा डेफरेंस को हम कट कर रहे हैं और दैट इज नोन एज वेसेक्टमी। क्या करते हैं डॉक्टर्स, स्क्रोटम रीजन से हल्का सा कट लगाते हैं, छोटा सा कट लगता है, वॉस डेफरेंस को बाहर लेते हैं और इसको ये देखो कट कर देते हैं, वॉस डेफरेंस को कट करके इसको टाई कर देते हैं। अब क्या होगा, टेस्टिस से आते रहे स्पर्म्स, बट वो स्पर्म्स कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, मतलब वॉस डेफरेंस जहाँ से हमने कट की बस वहीं तक की आएंगे, उसके बाद वो आगे नहीं जा पाएंगे और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर ही। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ये किया, वेसेक्टोमी के अंदर हमने वॉस डेफरेंस को कट कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, बस यहाँ तक ही स्पर्म की एंट्री रही, या यहाँ तक की, बस यहाँ तक आए, इसके आगे वो पहुँच ही नहीं पाए। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज वेसेक्टमी। वॉस डेफरेंस को कट किया तो फिर वही बात, स्पर्म्स भले रिलीज हो रही है, बट एक मेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर कोई, जो उसके सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्पर्म्स एज इट इज बनेंगे, जरूर बनेंगे, बट बस रास्ता जो है वो हमने ब्लॉक कर दिया, राइट, और कुछ भी नहीं किया। दैट इज नोन एज, दीज आर द परमानेंट मेथड्स और दे आर हाईली इफेक्टिव। 100% मतलब इनकी एक तरह से श्योरिटी होती है। दे आर वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबल नहीं है, वेरी इफेक्टिव बट दे आर नॉट रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि जब चाहा यूज कर लिया, जब चाहा छोड़ दिया। तो दो तरह के सर्जिकल मेथड्स है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी।
ठीक है, चलो अब देखो स्टरलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि सर्जन करेंगे बेटा इस मेथड्स को, और वैसेक्टोमी के अंदर क्या होगा, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है किसके अंदर, मेल्स के अंदर। वैसेक्टोमी याद रखोगे वॉस डेफरेंस को बोल रही है, ठीक है, कट करना। स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉस डेफरेंस इज रिमूव्ड, या उसको टाई कर देंगे थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द स्क्रोटम। तो दिस इज व्हाट, देखो स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए दैट एपिडिडाइमस और टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, दिस स्क्रोटम वाले पार्ट के अंदर। तो हमने यहाँ स्क्रोटम से क्या लिया बेटा, वॉस डेफरेंस को बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल के हमने इसको कट कर दिया, और कट करके ये देखो ये जो कट वाला पार्ट है ना, फिर इसको सिल देंगे। ये इसको हमने ऐसे टाई कर दिया, दैट इज नोन एज वैसेक्टोमी, राइट। आगे आ जाओ, सर्जिकल मैथड्स में नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब फेलोपियन ट्यूब। क्या करना है, देखो फेलोपियन ट्यूब को कट किया और टाई कर दिया, कट किया और टाई कर दिया। ओवम रिलीज होगा, बट वो ओवम यहाँ तक ही आएगा बस, इसके बाद वो आगे नहीं जा पाएगा, राइट। तो देखो इसमें क्या करते हैं, कॉटरी मतलब कट करते हैं किसको, फेलोपियन ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब को कट किया और फेलोपियन ट्यूब की दोनों ट्यूब्स को सील कर दिया। सील कर दिया तो ओवम का रास्ता ब्लॉक कर दिया, राइट। दिस इज ट्यूबेक्टोमी, ओके। अब कहानी ये हमने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को समझ लिया। अब सीन ये है कि क्या इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मतलब जो मेथड्स नेचुरल नहीं हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बैरियर मेथड्स को छोड़ दो और नेचुरल मेथड्स को छोड़ दो, अदरवाइज जो आप ओरल पिल्स ले रहे हो, आईओडीज ले रहे हो, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी में जैसे ही हार्मोनल की थोड़ा सा गड़बड़ होता है, जो उनके सिक्रीशंस गड़बड़ होंगी जब, दैट कैन कॉज नोजिया। स्टमक के अंदर पेन रह सकता है माइट बी ड्यू टू आईओडीज। ब्लीडिंग बढ़ सकती है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। इरेगुलर भी हो सकती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एंड बहुत केसेस के अंदर दैट कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बिल्कुल इनका तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यस, देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स एंड यू शुड रिमेंबर देम। ओके, अब एक बात समझते हैं, अगर मान लो किसी भी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने की कोशिश की, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, मान लो ऐसी कोई प्रेगनेंसी हो जाती है जिसको कपल नहीं चाहता है, ठीक है, या तो माइट भी बहुत सारे रीज़न हो, या तो हो सकता है कि बेबी के अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी मिल जाए, या अभी मदर की एज ना हो, मदर की फिजिक ऐसी ना हो, मदर की बॉडी अभी उस प्रेगनेंसी को हैंडल करने के लायक ना हो, मदर की जान को खतरा हो, मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तब कई बार हमें प्रेगनेंसी को अबॉर्ट भी करवाना पड़ता है, दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTP। MTP याद रखेंगे, मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, टर्मिनेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, ओके। इंटेंशनल वर्ड को पकड़ना बेटा, इंटेंशनल या वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बिफोर फुल टर्म, पूरा बेबी मैच्योर होने से, प्रेगनेंसी के फुल टर्म से पहले ही प्रेगनेंसी को खुद की इच्छा से टर्मिनेट करवाना, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन और MTP, इंड्यूस्ड अबॉर्शन या MTP। 45 से लेके 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। एक साल में 40 से लेके 50 मिलियन तक एक फीमेल MTP करवाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी। ये जो 40 से 50 मिलियन जो नंबर है, टोटल जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसका 1/5 नंबर है, उसका 1/5 नंबर है जो एक फीमेल अपनी मर्जी से करवाती है,
ठीक है, ओके। एमटीपी जब करवा लेगी कोई फीमेल तो क्या होगा बेटा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। हालांकि एमटीपी से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, बट ये पर्पस नहीं है बेटा एमटीपी का। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ एमटीपी। बहुत सारे कंट्रीज ने इवन अभी तक एमटीपी को लीगलाइज नहीं किया है। ये एक तरह से क्राइम है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना इज अ क्राइम इन बहुत सारे कंट्रीज। क्यों? बिकॉज इसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं दैट कैन बी इमोशनल। एक मदर के लिए अपने बेबी को लॉस करना इज अ बिग इमोशनल लॉस है, एक तरह से उसके हार्टनिंग कंडीशन है। वो इथिकल भी नहीं है। किसी को जान से मारना इज नॉट इथिकल, ठीक है। प्रेगनेंसी होने का मतलब अब वो जो बेबी बन रहा है, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, दैट हैज अ लाइफ को किल नहीं करना, दैट इज नॉट इथिकल। रिलीजियस इश्यूज भी हैं बहुत सारे, ठीक है, एंड इवन सोशल इश्यूज के चलते प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अभी भी लीगलाइज्ड नहीं है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा क्या किया है, 1971 के अंदर एमटीपी को लीगलाइज कर दिया, बट कुछ शर्तों के साथ। कंडीशंस अप्लाई विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ताकि इलीगली फीमेल फिटिसाइड को रोका जा सके। ये क्या आ गया? अब देखो, हमने ये बोला मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अपनी इच्छा से, इंटेंशनल या वॉलंटरी, ठीक है। कब ठीक है? जब या तो बेबी के अंदर कोई अबनॉर्मैलिटी पता लग जाए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पता लग जाए, या किसी भी तरह से मदर की जान को खतरा हो, ठीक है, या मतलब मदर के साथ कोई प्रॉब्लम हो या बेबी को कोई प्रॉब्लम हो, तब वो मदर डिसीजन ले सकती है कि ठीक है ना यार, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के बजाय बेटर है हम इसको अबॉर्ट कर दे। बट इसका होने लग गया बेटा मिसयूज, स्पेशली इंडिया के अंदर। क्या होने लग गया? मिसयूज। कैसे? जैसे ही बेबी का सेक्स डिटरमिन कर लिया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता है कैसे करते हैं? थ्रू एमनियोसेंटेसिस। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे? एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस की वजह से, ठीक है। तो अगर ये पता लग जाए कि जो बेबी का सेक्स है दैट इज फीमेल, अगर होने वाला जो बेबी है वो फीमेल है, और इंडिया के अंदर ये टेंडेंसी है कि फीमेल बेबी को प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब इस जब टेस्ट को यूज़ करके क्या करने लगे कि जैसे पता लगता है कि मदर की अंदर जो वूम के अंदर जो बेबी है दैट इज़ अ फीमेल, तो उसको क्या किया जाने लगा? किल किया जाने लगा। दैट इज़ फीमेल फिटिसाइड, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर हमने इसको लीगलाइज कर दिया एमटीपी को, तो इसका तो और भी ज़्यादा मिसयूज़ होने लग जाएगा। बट कुछ बातों को देखते हुए लीगलाइज तो कर दिया, बट हमने क्या किया? गवर्नमेंट ने इसके साथ कुछ कंडीशंस लगा दी, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट वाली कंडीशन, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड। देखो एमटीपी ना, एक बात को ध्यान रखना, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, फर्स्ट 3 मंथ्स तक एमटीपी अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक तो है वो सेफ। अगर पहले 3 महीने तक कोई भी मदर एमटीपी करवाती है, मेडिकली टर्मिनेट करवाती है वॉलंटरीली अपनी प्रेगनेंसी को, दैट इज सेफ। सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो अबॉर्शंस हैं दे आर वेरी वेरी रिस्की। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, अब उसके बाद बेबी, आपको पता है कि 3 मंथ्स के बाद सिर्फ उसकी ग्रोथ होगी, तब वो क्या हो जाएगी? रिस्की हो जाएगी, राइट। तो टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेल हो जाना, कोई भी ऐसा कैजुअल इंटरकोर्स की वजह से, अगर यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स की वजह से क्या हो गया? प्रेगनेंसी हो गई, और नोबडी वांट्स टू हैव दीज काइंड ऑफ बेबीज। इस तरह से कोई बेबी मान लो नहीं चाहता, प्रेगनेंसी नहीं चाहता, तो क्या करेगा? इट इज़ एसेंशियल इन केसेस जहां कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी harmful to the mother or to the fetus or both। ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, या तो मदर की जान को खतरा हो, या बेबी की जान को खतरा हो, या दोनों की जान को खतरा हो। उस केस में एमटीपी इज लीगलाइज्ड। एमटीपी इज लीगलाइज्ड। क्या करते हैं बेटा? देखो ये पूरे औजार है, एक स्पेकुलम को प्लेस कर देते हैं वेजाइना के अंदर, ठीक है। स्पेकुलम से वेजाइना को
ओपन किया जाता है। अ टेंटिकुलम इज क्लैम्प्ड टू द लिप ऑफ द सर्विक्स, ताकि यूट्रस का जो माउथ है वो वाइडन किया जा सके। एंड अ कैनुला इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस, कैनुला है ना, दिस इज कैनुला, और इसकी हेल्प से बेबी को क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है इस प्रेगनेंसी को, राइट। तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है रिलेटेड विद एमटीपीज, ठीक है, गवर्नमेंट लीगलाइज कर दिया, बट प्रॉब्लम्स देखो इसके साथ क्या क्या है। पहली बात तो ये कि मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज को परफॉर्म किया जाता है इलीगली बेटा परफॉर्म किया जाता है। लीगल अगर परफॉर्म करेंगे ना तो बहुत सारी कंडीशंस को मीट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोग सही रीजन से करवाते हैं उनको तो चलो अलाउड है, बट मैंने आपको क्या बताया, फीमेल फिटिसाइड क्या होता है, मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हमने अभी भी समझा। अगर फीटस एक फीमेल है, अब फीमेल फीटस का पता लग गया और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया, सच प्रैक्टिसेस जो है दीज आर डेंजरस फॉर मदर, यंग मदर एज वेल एज फॉर द फीटस। तो ये है बेटा एमटीपी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट का मिसयूज, फिर फॉलोड बाय एमटीपी। एमनियोसेंटेसिस है क्या बेटा, इन दिस एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं फीटस का। देखो हमें पता है ये फीटस है, फीटस को ना सराउंड करता हुआ यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड होता है, राइट। तो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से क्या करते हैं बेटा, ब्लैडर को एम्प्टी किया, चलो ये जो भी है एमनियोटिक कैविटी से एमनियोसेंटेसिस के जब सेल्स को टेस्ट करते हैं तो बेबी का सेक्स डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं एनालाइज करने के लिए फीटल सेल्स को, और उसके अंदर जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस है, अब इससे क्या टेस्ट करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को टेस्ट करते हैं। मतलब एमनियोसेंटेसिस का जो टेस्ट है तो अच्छा, कैसे, अगर बेबी के सेल्स के अंदर कोई जेनेटिक, अगर हम उसका जेनेटिक मटेरियल जब स्टडी करेंगे और हमें पता लग जाए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और सर्वाइवेबिलिटी ऑफ जो फीटस है उसको कोई नुकसान है, तब एमटीपी को एमनियोसेंटेसिस हमें बता सकता है। बट इसका मिसयूज क्यों करवाने लग गए लोग, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए नहीं करवाते एमनियोसेंटेसिस, वो बेबी का सेक्स पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं, और जैसे ही पता लग जाए बेबी फीमेल है उस बेबी को किल करवा देते हैं बाय एमटीपी। दैट इज टू बी बैंड, देयरफॉर अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लगा दी बेटा कंडीशंस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 टू रिड्यूस इलीगल अबॉर्शन। कैसे तो भाई हर कोई अबॉर्शन कराने लग जाएगा, दैट इज नॉट फेवरेबल, एंड कंसिक्वेंट मदर की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी, है ना, और मॉर्बिडिटी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट आप प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स तक तो आप ठीक है टर्मिनेट करवा रहे हो, इट्स ओके। ऑन द ओपिनियन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय से अगर आपको लगता है कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तब आप पहले 12 जो हफ्ते हैं, पहले 3 महीने तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दो, इट्स अलाउड। सिर्फ एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप ये काम कर सकते हैं। बट 12 वीक्स तक तो बेटा सेक्स का भी नहीं पता लगता है ना बेबी का, तो तब तो मान सकते हैं कि ठीक है बेबी को कोई प्रॉब्लम होगी या मदर को कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए मेडिकल टर्मिनेशन जो मदर है वो करवाना चाहती है, तब डॉक्टर की राय से वो करवा सकती है। बट अगर प्रेगनेंसी 12 से 24 वीक के बीच में आ जाए, अब इसी टाइम पे होते हैं बेटा ज़्यादातर एमनियोसेंटेसिस के टेस्ट, ठीक है। 2 रजिस्टर्ड, अब चाहिए हमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 डॉक्टर की राय चाहिए होगी 12 से 24 वीक होते ही, मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन, इनकी राय लाओगे तभी अलाउड होगा एमटीपी करवाना। 12 हफ्ते से पहले करवा रहे हो, ठीक है, एक डॉक्टर की राय चल जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्या किया बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वी हैव कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव। जब हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की बात को समझने के लिए डिजीजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना डिजीज के तो हम हेल्थ की डेफिनेशन को समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो हमें रिप्रोडक्टिव डिजीजेस को भी समझना पड़ेगा, ताकि किस तरह से इन डिजीजेस को प्रिवेंट करके
अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखा जा सकता है। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, चलो अब देखो वो डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होती हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन्फेक्शन, दैट इज एसटीडीज और एसटीआईज या विनरल डिजीजेस वीडी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कई सारे नाम है, क्या बोल सकते हैं हम? एसटीडीज बोल सकते हैं इनको, वीडी बोल सकते हो, आरटीआई बोल सकते हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमेटिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी लीडिंग टू एड्स। तो इतनी सब ये बीमारियां दैट कैन बी बैक्टीरियल, जैसे कि आपकी गोनोरिया, दैट कैन बी आपका जेनाइटल हर्पिस, दैट कैन बी वायरल हो सकती है। ठीक है, दैट कैन बी प्रोटोजोआ से हो सकती है, दैट कैन बी बैक्टीरियल, वायरल और इवन फंगस से भी हो सकती है। ठीक है, इनकी जो डिटेल्स है ना वो हम बेटा हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर के अंदर डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यही याद रखना है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से जनरेट होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आपको पता है, गोनोरिया बोल सकते हो, सिफिलिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, क्लेमाइडिस है, हर्पिस है, हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, राइट। ठीक है, तो यू कैन हैव एन एग्जाम्पल। ये देखो, ये क्या है बेटा? जेनाइटल हर्पिस। ठीक है, कुछ इस तरह से लेजन्स बन जाते हैं। ये दिस इज सिफिलिस। ठीक है, शैंकर और गमी बन जाएंगे। गोनोरिया, राइट, और जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल के ऊपर वॉर्ट्स का आना, दैट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, अब देखो सबसे जरूरी बात जो सेक्सुअल एसटीडीज के बारे में समझने की है, दैट बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो फैलती डिजीजेस, बट इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स को यूज़ किया जाए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाए, इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर भी ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। देखो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज बीइंग डन, देन दैट पार्टनर कोई भी दैट कैन गेट दैट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कोई भी हो सकती है। ठीक है, नीडल्स को शेयर करें अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, मदर इन्फेक्टेड है, फीटस को भी डिजीज हो सकती है, इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है। ठीक है, ओके, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एचआईवी, अदर डिजीजेज आर कंप्लीटली क्योरेबल। देखो, जो बैक्टीरियल डिजीजेज है उनके लिए हम एंटीबायोटिक यूज कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो वायरल डिजीजेज है उनके लिए अभी तक हमारे पास कोई इतना ट्रीटमेंट है नहीं, एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है हमारे पास। इफ डिटेक्टेड अर्ली, इनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कौन सी डिजीजेज को? हेपेटाइटिस बी को नहीं कर सकते, जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी को। अदर डिजीजेज कंप्लीटली क्योरेबल है, बट शर्त क्या है? उनको टाइम से डायग्नोज कर लो और टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि देर आर सम सिम्टम्स इन अवर बॉडी। डॉक्टर को जब तक आप सिम्टम नहीं बताओगे जाके, तब तक डॉक्टर कैसे डायग्नोज करेगा कि आपको एसटीडी है। ठीक है, तो कैसे ट्रीटमेंट शुरू करेगा? तो सिम्टम देखो क्या क्या होंगे बेटा। अर्ली सिम्टम में क्या आता है बेटा? ईचिंग मतलब खारिश, ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग एटसेट्रा आ जाती है किसके अंदर? जेनाइटल रीजन्स के अंदर। क्या बोला हमने? ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एटसेट्रा इन द जेनाइटल ट्रैक्ट में। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स। जनरली क्या होता है ना, स्टार्टिंग के स्टेजेस के अंदर ना सिम्टम्स अपीयर ही नहीं होते हैं, पता ही नहीं लगता है। और कुछ बेटा सोशल स्टिग्मा होता है, लोग पता डरते हैं सेक्स से रिलेटेड बात करने में, सेक्स से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बात करने में, तो दैट इज सोशल स्टिग्मा।
तो इन्फेक्टेड पर्सन जो जल्दी से डॉक्टर को जाके कंसल्ट ही नहीं करते, मानना ही नहीं चाहते हैं कि यस हमें भी कोई डिजीज हो सकती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, अब वो डिजीज आगे बढ़ जाती है तो क्या होगा, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं PIDs, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। या क्या होगा बेटा, अबॉर्शंस हो जाते हैं, प्रेगनेंसीज कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं, राइट, स्टिल बर्थ्स हो जाते हैं, राइट, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जहां होनी चाहिए फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, या किसी भी और रीजन में यूट्रस में होनी चाहिए, कहीं और हो जाती है। इनफर्टिलिटी या कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ये क्या है बेटा, सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम में ईचिंग एंड ऑल दैट, स्वेलिंग। कई बार एब्सेंस होने की वजह से डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पाते, तब तो बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, तो ये सारी कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं फीमेल्स के अंदर। दिस इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, राइट। ओके, आगे आओ। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप इन एसटीडीज को? एक बहुत सिंपल सा तरीका, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट हो रही है तो अवॉइड करो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पार्टनर, जिनको आप नहीं जानते हो उनके साथ अवॉइड करना है, राइट, या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, राइट। यू शुड बी लॉयल टू योर वन पार्टनर। ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स। कॉन्डोम से क्या होगा बेटा, इन्फेक्शन जो है आगे स्प्रेड नहीं होगा। बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो फ्लूइड्स होते हैं ना इन्फेक्टेड पर्सन के, वो जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं देन देयर अकर डिजीजेस, ये वाली डिजीज होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन फ्लूइड्स के रास्ते में बैरियर लगा दो। बैरियर कौन से थे, कॉन्डोम्स को यूज करो। तो कॉन्डोम्स के यूज से क्या होगा, वो जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है दैट वोंट एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर कोई डाउट हो भी जाए तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, ताकि वो अर्ली डिटेक्ट कर सके और कंप्लीट ट्रीटमेंट दे सके। जितना जल्दी ट्रीटमेंट ले लेंगे ना, उतनी जल्दी हो सकता है ठीक भी हो जाए, राइट। ओके, जो भी पर्सन है ना, हम बोले कि हमें तो कभी एसटीडीज नहीं हो सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी पर्सन इज वल्नरेबल टू एसटीडीज, राइट, बट देर आर वेरी हाई अमंग द 15 to 24 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखी गई हैं ये डिजीजेस। बिकॉज एक तो बेटा एज ऐसी है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो सेक्सुअल डिज़ायर्स की वजह से हो सकता है अननोन पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट्स भी बन जाएं। और दूसरी चीज़, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से ये जो एज ग्रुप है ना, दैट इज़ मोर वल्नरेबल टू, वैसे तो किसी को भी हो सकती है, बट दिस एज ग्रुप इज़ मोर वल्नरेबल टू एसटीडीज। ओके, अब देखो, अब एक तो हमने समझा बेटा पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना है तो हमें बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। हमने एसटीडीज को समझ लिया, हमने एमटीपी को समझ लिया। अब ड्यू टू एनी रीजन अगर एक कपल, मैरिड कपल जो चाहते हैं बेबी हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, वो कंसीव कर जाए, बट ड्यू टू एनी रीज़न उनके प्रेगनेंसीज नहीं हो पा रही हैं, फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी, ठीक है। डेफिनेशन को याद रखोगे, इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव or to produce children even after 2 years of unprotected, बिना किसी मेथड के, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के, दैट इज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअली, अगर मेल और फीमेल इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन, स्टिल देन 2 years तक भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी, ठीक है, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। द रीजन फॉर दिस मे बी फिजिकल हो सकता है, कंजेनिटल डिजीजेस हो सकती है, मतलब जेनेटिकली, कोई ड्रग्स ऐसा रीजन हो सकते हैं, या कोई इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, किसके, इनफर्टिलिटी के, राइट। ये डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है, कहाँ जाएंगे, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के अंदर, और वहाँ सजेस्ट कर सकते हैं ARTs, आर्ट्स। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए वी कैन यूज आर्ट। आर्ट इज व्हाट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART।
तो ART इज फॉर इनफर्टाइल कपल्स के लिए। तो इनफर्टाइल की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, 2 साल तक अगर कोई मैरिड कपल सेक्सुअली आपस में एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, तब भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दैट मीन्स that is a case of infertility। हाँ जी, क्या है बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब हम किस तरह से रिप्रोडक्शन करने में असिस्ट कर सकते हैं कपल्स को। ऐसी कौन सी टेक्निक्स है? द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। द टेक्निक्स जो इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं उनको क्या बोलेंगे? ART। जैसे कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसको पॉपुलरली बोलते हैं बेटा गिफ्ट। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हम सब पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सब डिटेल के अंदर, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। देन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सरोगेसी क्या होती है ये देखेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये देखेंगे। ये सारी क्या है बेटा? आर्ट है। दीज आर ऑल आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले यही देख लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। बहुत नाम चल रहा है आजकल। आपने फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक्स है उनके अंदर देखा होगा कि यहाँ IVF की मदद से बच्चे मतलब पैदा करवाए जाते हैं। बच्चे मतलब जो पेरेंट्स इनफर्टाइल है उनकी IVF से हेल्प की जाती है। देखो होता क्या है इसमें, ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर जो भी है, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड और इंड्यूस किए जाते हैं टू फॉर्म जाइगोट अंडर साइमुलेटेड कंडीशंस, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशंस इन लेबोरेटरी। फीमेल क्या देगी बेटा? एग देगी। वो फीमेल वाइफ भी हो सकती है, या कई बार क्या होता है जो कपल है उन जो मेल पार्टनर है उसकी जो वाइफ है दैट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई फीमेल डोनर भी अपना ओवम दे सकती है, राइट। तो एग प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन थेरेपी। एग प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन थेरेपी। यहाँ पे हमने ले लिया बेटा एग, किसका? फीमेल का। और यहां से हमने स्पर्म कलेक्ट कर लिया, मे बी फ्रॉम द हस्बैंड और मे बी फ्रॉम एनी मेल डोनर। इसका हमने ले लिया बेटा स्पर्म, ठीक है। एग को और स्पर्म को हमने लैब के अंदर क्या करवाया? आपस में फ्यूजन करवाया, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद अब हमने बनवा लिया बेटा इसके एम्ब्रियो, दैट कैन बी बिफोर 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज पे या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एम्ब्रियो को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया बेटा? That embryo is transported into the यहाँ यूट्रस के अंदर, तो that is known as in vitro fertilization. This is followed by embryo transfer. क्या किया? मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन, बॉडी के अंदर नहीं लैब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशंस देकर, राइट। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का करवा दिया हमने ट्रांसफर। तो अब जो एम्ब्रियो का ट्रांसफर है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर आप जाइगोट का ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज जो 8 सेल स्टेज से कम अगर होगा तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा का हो जाए, 8 से 12 सेल से ज़्यादा वाली स्टेज आ जाए, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जाइगोट, मतलब जाइगोट का ट्रांसफ़र अगर फेलोपियन ट्यूब में है तो ZIFT, दैट इज ZIFT, और अगर यूट्रस में है तो IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। चलो हाँ जी, सबसे पहले देखो एम्ब्रियो ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर दैट इज जिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद जो रखनी है, ट्रांसफर करने बेटा जाइगोट का या अर्ली एम्ब्रियो का विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 8 ब्लास्टोमियर तक जाइगोट मतलब अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में, देन इट इज नोन एज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो हम सीधा उस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर। बिकॉज अब हमें पता है जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मरूला, ब्लास्टूला, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ आएगी, यूट्रस के अंदर आ रहा है अल्टीमेटली। तो अब हमारे पास अगर जाइगोट हमने बाहर ही ज़्यादा सेल में डिवाइड कर लिया, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा वाली जो स्टेज आ गई, तो अब हम उसको सीधा कहाँ, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज नोन एज IUT। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो बात लिखी है, एक सेकेंड। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब क्या होता है बेटा, फीमेल बॉडी के अंदर। इन विट्रो क्या होता है, आर्टिफिशियली, लैब के अंदर। ठीक है, ऑल्सो यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो एम्ब्रियोज फाउंड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब हो सकता है किसी और के अंदर, हम फीमेल बॉडी के अंदर हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मतलब फर्टिलाइजेशन करवा के फिर उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर करें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दूसरी हमारे पास 8 की टेक्नोलॉजी बेटा, गैमीट का अब हम ट्रांसफर कर दें, हम गैमीट का ट्रांसफर कर दें, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट को सीधा फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम ट्रांसफर कर दें। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। एक ऐसी फीमेल है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, बट कंडीशंस प्रोवाइड करवा सकती है सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, ओवम ही तो नहीं है, किसी और फीमेल डोनर का ओवम लो, उस ओवम को एक ऐसी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दो जो खुद ओवम नहीं बना पा रही है ड्यू टू एनी रीजन। मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम गैमीट का ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सा गैमीट, फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कौन है यहाँ पे, ओवम। ओवम को हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नोन एज गिफ्ट। जाइगोट का करेंगे गिफ्ट, गैमीट का करेंगे तो गिफ्ट। देखो कैचीटर से आपने यहाँ पे क्या छोड़ दिया बेटा, यहाँ पे आपने ओवम इस दूसरी फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दिया फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि खुद की बॉडी ओवम नहीं बना पा रही, दैट इज नोन एज गिफ्ट। अच्छा, अब अगर केस ऐसा है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म के अंदर हम सीधा स्पर्म का इंजेक्शन लगा दें, किसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि स्पर्म बेचारे इतने वीक है, इतनी मतलब उनके अंदर या पर्सन के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि जो स्पर्म्स है मूव करके जा सके किसके पास, ओवम के पास। दिस इज अ लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच अ सिंगल स्पर्म from the male partner is injected directly into an egg from the female partner. After the fertilization, the embryo is implanted into the woman's uterus. मतलब एक मेल ऐसा है जिसके स्पर्म्स के अंदर वाइबिलिटी नहीं है, स्पर्म हो सकता है काउंट कम है, हो सकता है स्पर्म्स ही ठीक नहीं है, तो उनमें से क्या करेंगे, एक हेल्दी स्पर्म को चूज करेंगे, उसका इंजेक्शन सीधा कहाँ लगा देंगे, ओवम के अंदर, सीधा ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर कर देंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हम खुद ही करवा दें। ठीक है, अब जब वो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट को वुमेन के यूट्रस के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या है बेटा, ये वही वाला प्रोसीजर है, लेबोरेटरी के अंदर होता है। यहाँ से देखो हमने क्या किया, स्पर्म का इंजेक्शन दिया और इस स्पर्म के इंजेक्शन से हमने जाइगोट बना लिया, जाइगोट को ट्रांसफर कर देंगे वुमेन के यूट्रस के अंदर, दैट इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। देन आ जाओ बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या था बेटा, स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट करना, दैट इज इंसेमिनेशन। अब एक इंसेमिनेशन और थी बेटा नेचुरल तरीके से, अब हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म्स को इंसेमिनेट करवा रहे हैं, सीमेन को इंसेमिनेट करवा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आर्टिफिशियली। ठीक है, दैट इज द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड। हस्बैंड के सीमेन को कलेक्ट कर लो या किसी डोनर का सीमेन ले लो, उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दो किसके अंदर, वेजाइना के अंदर, या सीधा ऐसा करो यूट्रस के अंदर भी छोड़ सकते हो, राइट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द यूट्रस इज नोन एज इंट्रायूटेराइन,
इंट्रा यूटराइन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो टाइप की होगी। अगर यूट्रस के अंदर सीधा सा इंसेमिनेशन करवा रहे हो देन इट इज नोन एज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। और ये जो टेक्निक है इज यूजफुल फॉर मेल पार्टनर जिसके पास इनएबिलिटी होती है कि वो फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमेन का डेपोजिशन नहीं करवा पाता ड्यू टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। पेनिस की प्रॉपर इरेक्शन नहीं होने की वजह से, प्रॉपर सेक्सुअल एक्ट नहीं होने की वजह से जो सीमेन है वो डिपॉजिट नहीं हो पाता फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो उस केस में क्या होगा बेटा, लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है इसका रीज़न। तब क्या करेंगे, उस मेल का सीमेन लेंगे, इंजेक्शन से उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट करवा देंगे, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये देखो इंजेक्शन से यूट्रस के अंदर कराया तो दिस इज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, दिस इज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। डोंट कंफ्यूज इट विद IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। और ये क्या है बेटा, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या किया, इंजेक्शन के थ्रू सीमेन लिया हस्बैंड का और फीमेल के यूट्रस में इंसेमिनेट कर दिया या फीमेल के वेजाइना में। ठीक है, ओके। फिर एक चीज़ आती है, मान लो दोनों कपल्स जो हैं, फीमेल जो है उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बेबी को अपने यूट्रस के अंदर या अपने वूम के अंदर संभाल के रख सके। तो उस केस में क्या होगा बेटा, एक विमेन आती है जिसको बोलते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर bears a child for a couple unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry। because जो वाइफ है वो अपने यूट्रस के अंदर बेबी को नहीं कैरी कर सकती, इनफर्टाइल है, तो क्या करते हैं, एक तरह से किराए की कोख, हिंदी में इसको बोलते हैं किराए की कोख। तो एक और मदर आती है, वो क्या कहती है, ठीक है आप दोनों के लिए आपका जो बेबी है मैं अपने यूट्रस के अंदर उसको वो इन्वायरमेंट दूंगी, बेबी को बड़ा करूंगी और आपको जैसी बर्थ होगा वो आपको मैं बेबी दे दूंगी। तो इस तरह से कपल्स को क्या मिल जाता है, बेबी मिल जाता है। तो दिस इज सरोगेट मदर। सरोगेट इज इम्प्रेग्नेटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई मेल को इस सरोगेट मदर के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा, नहीं। क्या होगा, सरोगेट मदर के अंदर इस मेल के सीमेन को डिपॉजिट किया जाएगा और ये सरोगेट मदर उस सीमेन डिपोजिशन के बाद अपना यूट्रस या फिलोपियन ट्यूब, मतलब जो भी सारा प्रोसेस है ना रिप्रोडक्शन है उसका, प्रेगनेंसी का, वो सारा अब इसके अंदर चलेगा। किसके अंदर, सरोगेट मदर के अंदर, जिसको बोलते हैं सरोगेसी, किराए की कोख। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन और एन एम्ब्रियो प्रोसीजर बाय IVF, चाहे तो IVF से एम्ब्रियो बना लो, गिफ्ट कर लो, AI कर लो, कुछ भी कर लो, बट जो बेबी की डेवलपमेंट है वो दूसरी फीमेल के अंदर हो रही है, बट बेबी किसका है, इस मेल का। ठीक है, ओके, चलो, दिस इज सरोगेसी। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है बेटा ART की? ART की प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? देखो, सबसे पहले तो बेटा बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए, हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, और एक्सपेंसिव होता है बेटा प्रोसेस, इट्स नॉट सो चीप, इट्स एक्सपेंसिव। इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सपर्टीज जो है दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। देयरफॉर ये फैसिलिटीज जो है ना कुछ सेंटर्स पे ही अवेलेबल होती है, इतना इजिली अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज, इमोशनल रीजन होते हैं, क्यों किसी और का स्पर्म, मतलब पार्टनर्स को, जो कपल्स हैं उनको क्या लगता है हमारा ही बेबी होना चाहिए। ठीक है, मैरिड कपल्स को ही लगता है, मेल को लगता है मेरा ही स्पर्म हो, फीमेल को लगता है मेरा ही ओवम हो। बट अगर मान लो किसी भी वजह से किसी और का स्पर्म लेना पड़े डोनर से, किसी और का ओवम लेना पड़े फीमेल डोनर से, तो दैट इज थोड़ा सा इमोशनल इफेक्ट आता है उसका कि ये हमारा बच्चा नहीं है, ऐसा लगता है। रिलीजियस इश्यूज भी हो सकते हैं, अभी तक इतनी इन चीज़ों को हमने मतलब रिकॉग्नाइज नहीं दी है, और सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं इन सब के साथ। अब ये फॉर रेंट पे है जिसकी सरोगेसी है, क्यों कोई अपना बेबी कहते हैं कि क्यों किसी और के अंदर जाके पलेगा, जब मैंने बर्थ इंडिया में माँ ही नहीं बनी तो मैं क्यों इनको अडॉप्ट करूँ। तो ऐसे बहुत सारे सोशल स्टिग्मास हैं, बहुत सारे इमोशनल रीजंस हैं, और बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से ART एक्सपेंसिव होने की वजह से भी ART के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं। तो सबसे बेटर जो मुझे भी लगता है कि सबसे अच्छा काम क्या है बेटा, किसी को अडॉप्ट कर लो।
किसी अनाथ बच्चे को, किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे और पेरेंट्स को बच्चे मिल जाएंगे। दैट इज अ लीगल एडॉप्शन, दैट इज द लीगल एडॉप्शन। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मैथड, वन ऑफ द बेस्ट मैथड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। अगर किसी भी वजह से नेचर ने नहीं ऐसा कोई माध्यम दिया है फीमेल को कि वो मदर बन सके, तो दैट मीन्स नेचर ये चाहती है कि अगर आप लीगल अडॉप्ट करते हैं तो क्या होगा, बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो मतलब बच्चों को पेरेंट्स मिल जाएंगे और पेरेंट्स को बच्चे मिल जाएंगे। दैट इज द बेस्ट टेक्निक टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसी के साथ ही हमने कर दिया हमारा चैप्टर ख़त्म। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इसी तरह से इतने मतलब जो क्वालिटी आपको वीडियोस मिल रही हैं, क्वालिटी आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, आपको क्या करना है बेटा, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप साइंस इजली चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सब लेक्चर्स को देख सकते हैं। दूसरी बात, इजली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। जो आपको करना है, क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद न्यू मोबाइल यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और न्यू मोबाइल यूज़र के अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे स्टेप 3 में। आफ्टर दैट OTP नंबर से अपना नंबर वेरीफाई कर देंगे और उसके बाद आपके सामने खुलते हैं कुछ कोर्सेज। आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, यू विल सेलेक्ट फॉर नीट। ठीक है, नीट को सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे ये जो सारे कोर्सेज की जो फ़ी अमाउंट है, क्लास सिलेक्ट कर लेंगे 12th क्लास। ठीक है, फीस जो है हमारी 8,999 रुपीज़ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए फॉर योर नीट प्रेपरेशन। बट अगर आप फ्री इजीली कूपन कोड को यूज़ कर लेते हैं तो पूरी की पूरी फीस आपकी वेव ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो आप इन सारी लेक्चर्स का, इन सारी क्लासेस को एंजॉय कर पाते हैं ऑन ऐप। साथ ही आपको मिलती है DPP और एनोटेटेड PPTs अगर आप ऐप के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, और इस अगर स्कैनर से आप स्कैन कर लेते हैं तो आप सब्सक्राइब करते हैं बेटा साइंस इजली चैनल को, जिसको आपको भूलना नहीं है। यूट्यूब पे तो बेटा ज्वाइन कर ही लेना है, राइट। और एट लास्ट इट्स द टाइम टू से thank you, but always remember that you have to learn with a smile.